हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSS BETA 614। फाइनली आज पेपर आपका हो गया स्टॉक असिस्टेंट का। और आज जो मैं इस वीडियो के अंदर लेके आऊँ वो मैं डिस्कस करूँगा मैथमेटिक्स पोर्शन कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा या नहीं पूछा। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले सिलेबस की, तो सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपका डिस्कस करूं कि एवरेज, तो एवरेज का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला इस पेपर के अंदर। मैं रेशो की बात करूं तो रेशो का एक क्वेश्चन मुझे मिला है। मैं प्रॉब्लम्स ऑन एज की बात करूं तो एक क्वेश्चन उसका भी मिला मुझे। मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन मिला। जो क्वेश्चन मिला वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। और जो बात करूं मैं कि प्रोबेबिलिटी की मुझे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखे हैं, बट इसके बेस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखने को मिले हैं। मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे उसने, एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस के ऊपर ही यहाँ पे पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ LCM और HCF की, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो मेन जो फोकस रहा इसका वो रहा यहाँ पे परसेंटेज के अंदर। अब परसेंटेज के अंदर देखो भाई, आपको सिलेबस में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं था, बट मैंने फिर भी यहाँ पे वीडियो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की पढ़ाई हुई है ये, ठीक है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर दूसरा क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर पूछ लिया गया। फिर यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपके शायद सिलेबस में नहीं था, बट यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दिखने को मिले, ठीक है। अब आपको टाइम में बग भी आपका आ गया, ये आपका पूरा सिलेबस था। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पेपर में ना इजी है, ठीक है, मॉडरेट टू एक्सट्रीम लेवल है भाई, ठीक है। मॉडरेट से हार्ड लेवल तक ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करूं तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज पे। देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी लिखा है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी टाइप करके रख देता हूँ यहाँ पे। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे। ए शॉपकीपर गेन से प्रॉफिट ऑफ 15%। एक शॉपकीपर है, उसको प्रॉफिट होता है 15% का ऑन सेलिंग ए बुक, और उसने एक बुक बेच दी एट 20% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस का मतलब है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? MRP की, ठीक है, MRPP। अगला, द रेशियो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज। मुझे रेशियो बतानी है भाई। मैंने आपको ये बहुत प्यार से क्वेश्चन बताया, जब भी रेशियो पूछे प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, प्रिंटेड प्राइस मतलब MRP की, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की रेशियो पूछी गई, ठीक है। तो याद रखना, MP और CP की रेशियो हो तो फार्मूला एक ही यार रख लो, इसको रट लो, 100/100 प्लस प्रॉफिट। क्योंकि अगर यहाँ पे बात हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट की, तो यहाँ पे मैंने +P लिख दिया प्रॉफिट। अगर ये ऊपर लॉस होता तो मैं यहाँ पे -L डाल देता, माइनस लॉस, ठीक है। रेशो में CP आपका 100/100। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ये आपकी डिस्काउंट की वैल्यू। डिस्काउंट है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, तो -20 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे मैं ये 100 और ये 100 क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। ये प्रॉफिट कितना परसेंट आपके पास? प्रॉफिट आपके पास था कितना? 15%, तो मैं इस P की जगह 15% रख दूंगा। अब ये जो है ये वैल्यू चली जाएगी इधर और ये वैल्यू चली जाएगी इधर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 - 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80, और ये 100 + 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 115। तो आप जब इसको कट करोगे, जब आपकी वैल्यू कट करोगे, तो ये आप इसको 5 से काट लो। 5 × 16 कितना होता है? 80 होता है, और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, और 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। दैट इज 16:23। कोई भी अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है 16:23, वही आपका आंसर होगा। अब देखो 16:23 आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 23:16 भी है।
ये कब आएगा? जब हमें पूछी होती रेशो कॉस्ट प्राइस टू एमपी की बात कर रहा है, बट यहां पे क्वेश्चन के अंदर पूछा था उसने रेशो ऑफ प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मतलब पहले आएगा एमपी और कॉस्ट प्राइस आएगा बाद में। तो अगर ये आपको उल्टा पूछा था द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज, तब आपका आंसर 23:16 हो जाता। बट यहां पे मुझे पूछा है प्रिंटेड प्राइस एमपी और कॉस्ट प्राइस की, तो एमपी की वैल्यू 16 है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 23 है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई। समझ आया कितना मतलब प्यारा क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिवाली सेल 25% ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर। इलेक्ट्रिक चॉपर के ऊपर एक दिवाली सेल चल रही थी, तो इलेक्ट्रिक चॉपर के ऊपर 25% का यहाँ पे छूट चली सेल, ठीक है। सुधा वेंट टू बाय एन इलेक्ट्रिक चॉपर। सुधा गई यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर लेने मार्केट में। शी ऑल्सो गेट ए 10% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश। अगर वो कैश पे लेती है इलेक्ट्रिक चॉपर तो उसको 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब 25% तो उसको ऑलरेडी मिल ही रहा था पहले, अब 10% उसको और मिल रहा है अगर वो कैश पे ले लेती है वो इलेक्ट्रिक चॉपर। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है शी पेड ₹405 और उसको फाइनली डिस्काउंट लगा के 2 सेल का और एक डिस्काउंट का लगा के उसको 405 रुपए का वो इलेक्ट्रिक चॉपर पड़ गया। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्राइस टैग ऑन इलेक्ट्रिक चॉपर। प्राइस टैग की बात करूं तो एमपी की बात कर रहा है कि एमपी क्या था भाई, मार्क्ड प्राइस क्या था उस इलेक्ट्रिक चॉपर का। तो एमपी निकालना आपको, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। जब भी आपको 25% ये सेल चल रही है या डिस्काउंट चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले पहली परसेंटेज उठाओ 25%। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है भाई, ठीक है। तो देखो भाई अगर ये एमपी पहले आपका कितना था 4 था, एमपी और यहां पे सेलिंग प्राइस की बात करूं, ठीक है। एमपी मार्क्ड प्राइस अगर 4 था तो एक आपको मिल गया डिस्काउंट, तो आपको कितने की चीज मिली भाई, 3 की चीज मिली होगी। अगर वो 4 पे उसका एमपी लगा था तो एक उसने दे दिया भैया आपको डिस्काउंट, तो आपको कितने की बेची दुकानदार ने, 3 रुपए की बेच दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि उसको 10% और डिस्काउंट मिलता है कैश पे अगर पे लेती है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये आपको परसेंटेज की वैल्यू आनी चाहिए। बोल रहा है कि अब मेरा जो मार्क्ड प्राइस है अगर वो 10 होता तो एक मेरे पास ऊपर डिस्काउंट मिलता, तो मेरे पास कितने की बेची उसने, 9 रुपए की मुझे चीज दी है दुकानदार ने, ठीक है। अब देखो भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली क्या करना है, अब मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 10 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये आ गया एमपी और ये आपके पास आ गया एसपी। और क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे जो वैल्यू दे के रखी है वो किसकी दे के रखी है भाई, यहाँ पे याद रखो शी पेड 405। पे किया मतलब सेल किया, मतलब जो सेलिंग प्राइस था वो उसने 405 दिया। यहाँ पे उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 27 रुपीज पे करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना करना था, 405 करना था। तो यहाँ पे देखो तो 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी आ रही है, 405 आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी निकलेगी 405/27, ठीक है। यहां से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। और मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक चॉपर का यहाँ पे एमपी है, तो एमपी कितना है, एमपी आपके पास 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अभी तक आपके पास है 405/27, तो मल्टीप्लाई 40 कर देते हैं, क्योंकि 40 की वैल्यू मुझे निकालनी है भाई, ठीक है। 1 सेकंड थोड़ा सा पेन चेंज करने दो मुझे ताकि आपको समझ आ जाए। अब देख लो भाई, अब देखो भाई मैं इसको 9 से काट सकता हूं, मैं इसको 9 से काट सकता हूं आराम से, नहीं तो आप 27 से भी इसको काट सकते हो। देखो 27 × 10 कितना होता है, 27 × 10 होता है 270। बट ये क्या है, ये उससे थोड़ा आगे है। अब आगे है तो 7 के साथ जब 5 चाहिए मुझे लास्ट में, तो मतलब 5 तो होना चाहिए, क्योंकि 7 × 5 35 तभी आएगा यूनिट डिजिट 5। और ये अगर मैं 10 से करता तो 10 से 270 आ रहा था, दैट मीन्स ये 15 से कटेगा। 27 × 15 आपका कितना होता है 405। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27 से ये कितना कटेगा
15 टाइम, और 15 इंटू मैं 14 कर दूं तो 15 इंटू 14 आपका हो जाएगा 600। दैट इज कोई ऑप्शन है 600 आपके पास? ऑप्शन नंबर बी जो था, ऑप्शन नंबर डी 600, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई मैं आपको अभी जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो आपको साफ साफ पढ़ा जाएगा। बोलता राम वर्क एट ए रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स ए डे। देखो यहाँ पे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे एक आदमी जो है ना वो 10 दिन काम कर रहा है और 7 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, ये आ रहा है वो वाला आपको। तो बताओ मुझे 15 आदमी कितने घंटे काम करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या पूछा उसने। देखो आपको तो एक यहाँ पे D1 देख के रखा है, डेज 1 कितने 12 दिन, और कितने घंटे काम कर रहा है 7 घंटे काम कर रहा है, मतलब टाइम भी दिया और T1 भी देख के रखा हुआ। फिर आगे बोल रहा है ये क्या था, ये राम का था, तो मैं राम का यहाँ पे D1 इंटू T1 कर लूं, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको मैं पूरा बताता हूं कैसे करना है। ये देखो रिलेशन चलता है, ठीक है, डेज 1 इंटू टाइम 1, जो जो आपको दिया, टाइम मतलब हावर ले लो, सॉरी H1, ठीक है, हावर है ना, तो D1 इंटू H1। तो यहाँ पे फार्मूला दूसरा क्या लगेगा, D2 इंटू H2। अगर किसी ने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जूनियर असिस्टेंट की चाहे 4th क्लास की जितनी प्लेलिस्ट है आप वहां से देख सकते हो। तो D1 यो राम का है, राम के D1 कितने हैं 12 है, और कितने घंटे काम करता है 7 घंटे काम करता है। तो D2 आपके पास शाम है, तो शाम देखो शाम जो है ना वो शाम कितने दिन काम करता है 8 दिन काम करता है, तो शाम का मैंने 8 डेज लिख दिया, ठीक है। और कितने घंटे काम कर रहा है शाम 9 घंटे काम कर रहा है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 9। अब देख लो यहां से मैं आराम से निकाल सकता हूं, तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा 72। अब यहां से मैं आराम से देखो भाई, यहां पे मैं अब इजीली इसको बता देता हूं, ठीक है। देखो बोलता राम जो है ना वो 84 डेज काम करता है, आप इसको ऐसे ज्यूम करके चलो, ठीक है। और ये शाम है, शाम जो है वो 72 डेज काम करता है। अब ये आ गया राम इतने दिन काम कर रहा है, शाम इतने दिन काम कर रहा है। तो बताओ क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया कि जब राम और शाम दोनों मिलकर काम करते हैं 7 घंटे ए डे, ये वाला लाइन है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताना है राम और शाम जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो बताओ कितने दिन के अंदर मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे डेज निकालना है, तो डेज का फार्मूला आपको पता है ना, डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी मुझे निकालना है। वर्क का कहां से निकलेगा, जब मैं इन दोनों का 84 और 72 का क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो अब देखो भाई कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एलसीएम, 84 और 72 का एलसीएम लेना मुझे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 84 और 72 की, तो इनका डायरेक्ट एलसीएम मैं लेता हूं यहाँ पे 504, ठीक है, 504 यहाँ पे इनका एलसीएम है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे देखो 84 और 72 का एलसीएम कितना आया, 504 आया, ठीक है। अब ये जो आपका जो एलसीएम होता है, एलसीएम ये वाला, यही आपका होता है टोटल वर्क, यही आपका क्या होता है बेटा, टोटल वर्क होता है भाई, ठीक है। अब देखो राम जो है ना, राम के मुझे निकालनी है एफिशिएंसी, ये मेरे पास वर्क है और ये मेरे पास है डेज। तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन डे भाई। एफिशिएंसी होती है कि एक दिन के अंदर वो कितना काम कर सकता है। देखो 84 डेज के अंदर उसने 504 काम किया, मतलब यहाँ 84 डेज के अंदर उसने 504 चेयर बना रहा है, तो एक दिन के अंदर कितनी चेयर बना रहा होगा, तो आपने क्या किया होगा, 504 को 84 से डिवाइड कर दिया, दैट इज आपको पता चलेगा कि एक दिन के अंदर वो 6 चेयर बना सकता है। फिर बात कर रहा है शाम की, तो शाम देखो, शाम बोल रहा है 72 डेज में उसने टोटल 504 चेयर बनाई है, 72 डेज में 504 चेयर बना रहा है, तो दैट मींस उसकी जो एक दिन की एफिशिएंसी है, एक दिन के अंदर कितनी चेयर बना रहा होगा, वो 7 चेयर बना रहा है भाई, ठीक है। तो देख लो भाई, नहीं तो भाई ये 504 को 72 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर उससे पूछा कि मुझे बता दो डेज, तो डेज का फार्मूला होता है वर्क अपॉन
एफिशिएंसी, तो मेरे पास वर्क कितना था टोटल 504 था। और दोनों से मिलकर काम करवाना है, मतलब A प्लस बी मतलब श्याम प्लस राम से काम करवाना है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या कर दो यहाँ पे, राम की एफिशिएंसी 6, श्याम की एफिशिएंसी 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। तो कोई ऑप्शन ऐसा है 504/13, वही आपका राइट आंसर हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो 504/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा पता कि नहीं लगा पता? लगा पता, चलो ठीक है। अगर बाय चांस आपको ना पेपर में एलसीएम लेने में तो दिक्कत हो, तो कुछ नहीं करना, जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, ए के दिन और बी के दिन दिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ए के दिन लिख के और यहाँ पे बी के दिन लिख के आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ये क्या है आपके पास डेज, ठीक है, आपको इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर। देख लो भाई, उड़ाओ इसको जितने से उड़ सकते हैं। अगर मैं 2 से बात करूं, ये 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। ये होता है 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 से कितने टाइम 6 हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 42 और 36 है, ये आपके 7 से कट जाएंगे। ये आपका कितना कटेगा 7, 6 से काटो, 6 × 7 कितना होता है 42 और 6 × 6 कितना होता है 36। तो ये आपके पास आई है डेज, तो ये आपके पास डेज की रेशियो है। अब मैं बात करता हूँ डेज जब आपको दे दिए हैं 7:6 है, तो ये एफिशिएंसी होती है ना, वो क्या होता है, वो इनका उल्टा होता है। वो एफिशिएंसी क्या होती है, इनकी उल्टी होती है भाई, ठीक है। तो 7 और 6 से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 6:7, और वही यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 × 7, ठीक है। और अगर आपको अब करना है एलसीएम निकालना है, तो आपको देखो एलसीएम का मतलब क्या, वर्क निकालना। तो वर्क अगर ये आपके पास 504 नहीं है, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाली वैल्यू उठानी, या 84 उठाओ या 72 उठाओ। तो अगर मैं 72 उठाता हूं, तो 72 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये 7 के साथ। अगर मैं 84 वाली वैल्यू उठाता हूं, तो 84 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा। तो मैंने राइट हैंड साइड वाली 72 उठाई है, तो 72 को अगर मैं 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, 7 2 जा कितना होता है 14, 1 कैरी 7 7 49, 49 प्लस 1 कितना होता है 50, तो ये कितना हो जाएगा 504। देखो 504 यहाँ पे आ गया। तो इजिली आप यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। या आप कैसे करोगे एलसीएम, ये 84 है और 72 है, पहले आप इसको 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से, फिर 7 से, 6 से, ऐसे करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, उसको इजी कर दिया, काट ली में वैल्यू। मुझे पता है डेज है, तो जो एफिशिएंसी होती है वो डेज का क्या होता है, उल्टा रिवर्स होता है, ठीक है। अगर ये 7:6 है, तो ये 6:7 हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का ये कंसेप्ट लगाया हुआ है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो देख लो भाई, यहाँ से भी हम इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगला आपका प्रॉब्लम्स ऑन ए से क्वेश्चन था। बोल रहा है द प्रेजेंट रेशियो ऑफ ए एंड बी मतलब ब्रदर एंड सिस्टर इज 6:7, ठीक है। ये ब्रदर और सिस्टर की जो रेशियो दी है प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। प्रेजेंट जो रेशियो दी हुई है ब्रदर और सिस्टर की, यहाँ पे ब्रदर और यहाँ पे सिस्टर है, वो दी हुई है 6:7। फिर बोलता है हाउ एवर 12 years ago, 12 साल पीछे की बात करूं तो उनकी जो रेशियो थी वो कितनी है 3:4। ये आ गई 3:4 कब आई, जब मेरा 12 years ago, 12 years ago मतलब पीछे, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, देखो भाई, अगर मेरी एज आज 25 साल है और एक मेरा फ्रेंड है उसकी जो एज है वो यहाँ पे 20 साल है, ठीक है। तो मैं 5 साल अगर पीछे जाऊं, मैं 5 साल पीछे गया तो मेरी एज कितनी थी 5 साल पीछे, मेरी एज थी 20 थी। तो मेरा फ्रेंड की जो एज थी 5 साल पीछे वो कितनी थी, उसकी कितनी हो जाएगी 15। अब ये चीज याद रखो कि ये भी 5 साल पीछे गया है और मैं भी 5 साल ही पीछे गया हूं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मैं 5 साल पीछे गया तो मेरी 20 है तो मेरे फ्रेंड की जो है वो 18 हो जाएगी या 16 हो जाएगी या 25 हो जाएगी। अगर मैं 5 साल पीछे जा रहा हूं तो मेरा फ्रेंड भी 5 साल पीछे ही जाएगा। मतलब ये वाला गैप है ना, ये वाला जो गैप है ये क्या होगा, सेम होना चाहिए। और जो उनकी रेशियो का गैप है, जैसे 25 से 20 था तो 5 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे 5 साल जब मैं पीछे गया तब भी मेरा जो रेशियो का गैप है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर सपोज करो कल को चेंज हो गया
तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस गैप और इस गैप को सेम करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसकी पूरी की पूरी मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ कर दो और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई है वो ऊपर वाली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका जो एज का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, रेशियो का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो अब इस केस के अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, वो था फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी 6:7 प्रेजेंट यूज की ये थी। उसने बोला कि मुझे सम निकालना है इनका, तो देखो भाई 6 और 7 कितने हो जाएंगे सम, 13। 6 और 7 कितना हो जाएगा प्रेजेंट का, 13। प्रेजेंट याद रखो, यहाँ पे उसने प्रेजेंट पूछा है, तो प्रेजेंट है तो मैं प्रेजेंट की रेशियो का सम कर लेता हूं, ठीक है। 6 और 7 कितने हो गए, 13। अब ये 13 जो है ना यहाँ पे वैल्यू जाई, अब मैं बाय ऑप्शन जाता हूँ सिंपल। मैंने आपको क्या बोला था जब मैं वीडियो पढ़ाता रहता था आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व इसकी मैंने एक ही बार वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको यही बोलता था बाय ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे जब भी रेशियो से आएंगे। अब देखो सम बोला उसने 13, तो 13 वाला कोई एक ऑप्शन है जो 13 से करता हो। देखो पहला ऑप्शन था 24 जो कि 13 से नहीं करता, फिर सी ऑप्शन आएगा 28, 28 13 से नहीं करता, 50 13 से करता है, नहीं करता। तो 52 एक ऐसा ऑप्शन था जो 13 से करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूरा डिटेल के अंदर बताते हैं क्वेश्चन, ये था आपको शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो मैंने वही यो गैप सेम किया, तो मैं देखो प्रेजेंट एज में मेरे पास जो ब्रदर था उसकी रेशियो थी 6, बट 12 साल जब मैं पीछे गया तो रेशियो कितनी होगी, 3। तो देखो मैं रेशियो में कितना पीछे गया, मैं रेशियो में यहाँ पे 3 पीछे चला गया, 3, ठीक है। 6 से 3 आया तो मतलब -3 चला गया। तो जो सिस्टर थी उसकी प्रेजेंट रेशियो थी 7, आज 12 साल पीछे अगर वो चले गई तो उसकी रेशियो थी 4। तो मैं देखो प्रेजेंट से मैं यहाँ पे 4 गया, कितना पीछे गया, 3 पीछे गया। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है एज का, यार बिल्कुल सही है। ये तो मैं क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं तो हमारा जो है वो हम कितने साल पीछे गए हैं, प्रेजेंट से यहाँ पे 3 साल पीछे चले गए, ये भी 3 और ये भी 3, हम 3 साल पीछे गए। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि हम कितने साल पीछे गए, 12 ईयर्स अगो, मतलब 12 साल पीछे गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब मैं रेशियो निकाले तो मेरा 3 पीछे जा रहा हूँ, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 12 पीछे जाना है। तो 1 यूनिट के अंदर कितना जा रहा होगा पीछे, तो 12/3 कर लो, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट के अंदर यहाँ पे 4 साल हम जा रहे हैं, तो मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर पूछा फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर की प्रेजेंट रेशियो बतानी है। तो वो प्रेजेंट कितनी है, 6 और 7 का सम कर लो, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 4 × 13 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर कितना आएगा, 52 ईयर्स। और वो मैंने आपको पहले बता दी इसका आंसर 52 है, क्योंकि 13 का अगर मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल देख लूँ तो ना वो 24 आता है, ना वो 28 आता है, ना वो 50 था, एक ही था, कितना 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, स्क्वायर रूट पूछ लिया उसने। अब ये मैं क्वेश्चन मान सकता हूं ये एलसीएम एचसीएफ है, तो ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया जो कि बेसिक है आपका स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो जनरल आपको पूछ लिया गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल सा मेथड लगाना, हमने कुछ नहीं करना। हमने क्या किया कि अब भाई देखो यहाँ पे ये था 0.081। अब इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। तो पहले मैं 81 है तो 81 तो मैं लिखूंगा, डिवाइडेड बाय कितने जीरो लगाऊंगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो इसके नीचे लगा दो, 1 2 3, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरी बात कर रहा है 0.484। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 है, तो मैं क्या करूंगा 484 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, जितने आपके डेसिमल के बाद डिजिट है। फिर आपके पास मैं बात करूं तो 2.5 है, तो 2.5 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 25 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 0 लगा देते हैं। फिर आपका आता है 0.0064, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 ही 0 लगाऊंगा, तो 64 अपॉन में 1 2 3 4,
ठीक है। और फिर आपका 6.25, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 625 अपॉन में 1 2, ठीक है, डेसिमल का 2 डिजिट थे इसलिए मैंने लगा दिया। तो 1.21, ठीक है, ये आपका आ गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 121 अपॉन में 100, डेसिमल का 2 डिजिट है तो 2 ही लगा लो। अब मुझे पूछ लिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो ये वैल्यू है, तो अभी हमने ये वैल्यू क्या निकाली है, अभी 81 अपॉन 1000। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 81 अपॉन में 1000, तो इसके डिवाइडेड में कितना है, 0.0064 है। तो मैंने होल डिवाइडेड कर लिया, तो वो उसकी वैल्यू मैंने कितने निकाली है, 64 अपॉन में 1 2 3 4, ठीक है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा कितना निकलता है, 81 अपॉन में 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय, जब ये डिवाइडेड है, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई में ब्रेक किया तो ये मेरा नीचे वाला उल्टा मतलब रिवर्स हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 3 4 और अपॉन में 64, मेरी वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है। वही चीज जो यहाँ पे है, वही चीज अब आप यहाँ पे करोगे, वही चीज अब आप यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ये कितना, अगला कितना था, 0.484 अपॉन 6.25। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 484 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके। तो ये इसके अंदर कितने जीरो थे आपके पास, आपने देखो 0.25 को कैसे लिखा है, 625 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 625, ठीक है। फिर सिमिलर आपका ये लास्ट वाला वो कितना था आपका, 2.5 अपॉन में आपके पास कितना था, 1.21। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 25 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना था, 100 अपॉन में 121। अब जो चीजें यहाँ पे कटती है ना, तो मैं उसको काट सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ। जैसे अब देखो, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए, फिर देखो, फिर ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, अब ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब मैं पूरे यहाँ पे वैल्यू लिखूं, जो बचा मेरे पास वो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। बचा क्या है मेरे पास, 81 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 64, सॉरी 10 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बचा मेरे पास, 484 अपॉन में 10 और हाँ 400, हाँ ठीक है, और इसके नीचे 625 भी बचा हुआ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय में और क्या बचा मेरे पास, 25 इंटू 10 अपॉन 121। अब देखो और चीजें कुछ कट सकती हैं क्या, ये 0 से ये 0 कटेगा, कट जाएगा भाई। मैं फिर से ये करवा देता हूं क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी। अब यहां से देखो भाई, मैं ये 3 0 से ये 3 0 कर दिए कैंसल, ठीक है। अब यहां से देखो, ये वाला 0 और ये वाला 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 2 0 से ये 2 0 भी क्या हो जाएंगे, आपके कैंसल आउट हो गए भाई। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 0 से आप ये 0 भी काट सकते हो। अब रिमेनिंग क्या बचा और उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया भाई, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 81 अपॉन में 64 मल्टीप्लाई बाय 484 अपॉन में 625 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 121 और मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 बचा ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो आपको पता है ये 81 जो है ना वो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, जब ये बाहर आएगा ये हो जाएगा 9 का, और अपॉन में 64 किसका होता है, 8 का होता है, ये भी मैंने बाहर रख लिया। 484 ये होता है, ये 22 का होता है, तो इसको मैंने बाहर रख लिया। और 625 ये होता है 25 का, तो इसको भी मैंने बाहर रख लिया। और ये 25 है, ये किसका होता है, 5 का होता है, तो 5 का हो जाएगा। 121 किसका होता है, 11 का होता है, और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10, स्क्वायर रूट अंडर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो चीजें करती हैं उसको काट दो। ये कितना करेगा, 11 1 11 और 11 से 2 टाइम, ये 5 1 5 5 5 से 25, ठीक है। अब और कुछ करता है यहाँ पे, ये देखो भाई, अब और कुछ, हाँ 2 1 2 और 2 से कितना 4 टाइम, तो ये 5 का 20 और ऊपर कितना बचा 9, तो 9 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10। अब हम अंडर रूट 10 को कैसे लिख सकते हैं भाई,
अब अगर मैं इसको सिंपली करूं 9/20, तो 9/20 को बात करूं तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल ले लिया और यहाँ पे 0 ले लिया। ये 20 से यहाँ पे 4 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना बचा यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 0 ले लिया, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर मैं इधर से सिंपली बात करूँ तो मेरा आंसर आता है 0.45 और ये √10। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हुई है यहाँ पे करने में। खैर चलो कोई बात नहीं, इसका जो आंसर की से हिसाब से आंसर आता है 4.5 आ रहा है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो मेरे से क्या गलती हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन करने में या तो स्क्वायर रूट करने में थोड़ी गलती हो गई होगी। तो इसका राइट आंसर 4.5 हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं तो मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सॉरी यार इसके लिए। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको कराया हो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वहां पे भी। ए सम बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 ईयर्स। एक सम है वो 27 गुना हो जाता है अपने ही ओरिजिनल वैल्यू का, कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। ठीक है, सपोज करो मेरा सम था 100। ठीक है, वो 3 साल के अंदर क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब 2700 हो जाएगा। कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ये याद रखना कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मुझे नहीं पता कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट बताओ भाई। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको पता है कि एनुअली लगता है साल का। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये कितना 3 है और ये कितना 27 है। याद रखना अगर यहाँ पे 2 है तो आपको स्क्वायर रूट करना है, अगर आपको 3 है तो आपको क्यूब रूट करना है, अगर आपको 4 है तो आपको यहाँ पे 4 रूट ले लेना है इसका। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी 27 टाइम्स इन 3 ईयर है तो क्यूब रूट ले लो। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27। तो यार मुझे यहाँ पे वैल्यू बताओ 27 किसका क्यूब बन सकता है भाई, ये आपका बन सकता है 3 का। ठीक है, ये आपका बन सकता है 3 का बनेगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R% निकालना है, क्या हमें निकालना है R%। R% का कुछ नहीं है, जो हमने ये 3 निकाला ये हम अपने को मानो x मानो इसको। ठीक है, हम अपने से क्या मानेंगे, उसको x मानेंगे। और R का यो परसेंट का फार्मूला है जो हमने निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है x-1 इंटू 100%। ये भाई याद रख लेना, अगर जहां पे 2 साल का होगा तो तब भी आपका R% का फार्मूला यही लगेगा। यहाँ पे 3 साल का हो रहा है तो यहाँ पे देखो 3 है तो 27 है, तो पक्का कोई किसी ना किसी का क्यूब बन रहा होता। अगर ये 4 होता तो यहाँ पे 64 होता, तो यहाँ पे इसका ये 4 गुना हो जाता। ठीक है, तो हम देखो भाई, तो x-1, तो x के लिए कितनी निकाली 3, तो 3 - 1 कर दो और मल्टीप्लाई उसको 100 से कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 2 × 100, दैट इज आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 200। देखो कुछ क्वेश्चन उसने ना बेसिक क्वेश्चन डाले हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले हैं, जैसे ये यहाँ पे मुझे टाइम लगा, इवन कि मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे से भी यहाँ पे अगर मैं पेपर देता मेरे से भी थोड़ा मिस्टेक हो सकता था। ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन, बट फिर भी मेरे से नहीं निकल रहा वही क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई होगी, वो आप प्लीज आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, बेशक मैं टीचर हूँ, टीचर से ही गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके साथ मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, या अलग से इसकी वीडियो भी एक ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स वाली वीडियो भी आपके साथ लेके आऊंगा मैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना 74 क्वेश्चन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये आपका अलजेब्रा से लिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन आया। देखो आपके सिलेबस में क्या है और आपसे पूछ क्या लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, तो यार 75 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये आपका सोल्यूशन से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 0 हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अब जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे कुछ नहीं चला है भाई। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है। ठीक है, मेरे पास वो है 28x + 8y + 15 = 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 42x - ky - 21 = 0, और ये बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन का हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का तो आपको पता होना ही चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ k इज k का मान क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। नो सोल्यूशन जब भी बात करता है तो याद रखना ये आपके 28 ये x है, ये आपका इसको आप मानोगे a1x +
b1y प्लस c1 यहाँ पे आएगा। फिर ये वाली वैल्यू है, इसको आप मानोगे a2x, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको माइनस ही एज्यूम कर लेंगे। ये माइनस है तो इसको मैं इक्वेशन को प्लस ही लेके चलूंगा, ठीक है। a2y, ठीक है, और प्लस c2, ठीक है। अब देखो नो सोल्यूशन जब भी आता है तो नो सोल्यूशन का क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, a1 अपॉन a2, ठीक है। ये x आप बोल जाओ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट b अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आपका बोलता है नो सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलता है नो सोल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 जो कि c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमें बस यहां से ये वैल्यू यहां से हमें क्वेश्चन हमारा निकलेगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई यहां से हमारा क्या निकल सकता है, हाँ इस पेन को यूज करते, ठीक है। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 28, a2 की वैल्यू कितनी है 42, तो मैं रखा 28 अपॉन में 42, ठीक है। ये दोनों प्लस क्या है, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, तो इसलिए मैंने प्लस प्लस यूज कर लिया, विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस में है, ठीक है। और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस के, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे आपको बनानी है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, क्या मैं इसको और इसको काट सकता हूँ 7 से, 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना कटेगा, ये 7 से आपका 6 टाइम कटेगा, 7 6 कितना हो जाए 42, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। जो हमारी इक्वेशन बनी वो कितनी बनी, 2/3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस के। अब यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 2/3, क्या यहाँ पे 2/3 बन रहा है, यहाँ पे बनेगा कब, जब मैं k की वैल्यू पुट करूंगा, और वो k की वैल्यू कहाँ पे है, ऑप्शन में है भाई, k की वैल्यू क्या ऑप्शन में है। अब मेरे पास यहाँ पे k माइनस में है, क्या मेरा आंसर प्लस में हो सकता है, यहाँ पे प्लस में आंसर नहीं हो सकता, ना ही 12 का प्लस आंसर, ना ही ये वाला प्लस का आंसर। अब आपके पास आंसर बचे c और d। पहले मैं c ऑप्शन देख लेता हूँ कि k की वैल्यू यहाँ पे 12 रख के देखता हूँ। अगर मैं सपोज करो k की वैल्यू यहाँ पे 8 रखू ना, तो ऊपर कितना था, ऊपर 8 था, तो यहाँ पे 8, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्योंकि आपको 2/3 चाहिए, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b अपॉन b2 के बराबर चाहिए था मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे -8 वैल्यू पुट करूं तो मेरा आंसर नहीं निकल रहा, ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा -12। मैं -12 वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, देखो 8 अपॉन -12। अब देखो ये 4 से कटेगा, ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, क्या 2/3 बना मेरे पास, 2/3 बना, और माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ, एक माइनस इसका था k का और एक माइनस इसका था, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2/3 वैल्यू बनी प्लस में, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, दैट इज गुड, राइट आंसर। कब, जब मैंने यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे -12 पुट करी, ठीक है, माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस, देन आपके पास 2/3 और 2/3, तो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। गॉट इट, लग गया पता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका ज्योमेट्री से यहाँ पे मेंसुरेशन से, सॉरी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, और इतना प्यारा क्वेश्चन है कि अब आपके सामने मैं देखो कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O। ट्राइंगल है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर बन रहा है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे, सॉरी पेन चेंज करने दो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये बन रहा है सर्कल के अंदर बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल कितना है आपके पास A B और C। अब बोल रहा है कि AB की वैल्यू 17 है, मतलब ये A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 17 सेंटीमीटर है, और B और C का 10 सेंटीमीटर, B और C की जो है ये आपका कितना देके रखा है, ये आपको 10 सेंटीमीटर देके रखा हुआ। फिर आपसे बोल रहा है C और A और C की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आ गया 9 सेंटीमीटर आपका आ गया। फिर बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल दो, ये वाला, ये
अब देखो साइड सारी इक्वल है नहीं है, अनइक्वल साइड है। अनइक्वल साइड है तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा वो कौन सा फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं है, जब आपके पास सारी साइड इक्वल होती हैं तो मैं इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज साइड्स के। अब यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे ये 17 है, ये 10 और ये 9 है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना जब भी कोई भी साइड इक्वल नहीं है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा तो बाय हीरोइंस फार्मूला आपका लगेगा। बाय हीरोइंस फार्मूला आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। बाय हीरोइंस फार्मूला बोलता है S इंटू एस माइनस ए, वेयर ए इज साइड, ठीक है। एस इज क्या है, एस मैं अभी आपको वैल्यू निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहां से देखो भाई एस है तो एस की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो एस की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला याद करके रख लो भाई इसको, ठीक है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 17, बी की वैल्यू 10, फिर सी की वैल्यू 9 और अपॉन में 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 17 10 और 9 अपॉन 2, ये 17 10 9 आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36। और 36 का अगर मैं हाफ कर दूं तो आपको पता है कितना निकलता है, 18 आता मेरा। मतलब एस की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी है, 18 है। एस की वैल्यू अगर 18 आ गई है तो अब यहाँ पे इजिली हम पुट कर सकते हैं वैल्यू एस की, ठीक है। तो बाय हीरोइंस फार्मूला में अंडर रूट एस कितना मेरा 18 है, ठीक है। तो 18 इंटू 18 माइनस पहली ए की वैल्यू कितनी है 17, फिर 18 माइनस 10, फिर 18 माइनस आपका 9 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला, अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब देखो ये जो 18 है इसके बीच में एक 9 छिपा हुआ है, 9 यहाँ पे भी है तो 9 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय इस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या इस 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई 9। ये हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब आप अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्क्वायर रूट लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो करने के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया अंदर। देखो अब ये 1 9 और 1 9 यहाँ पे है, 2 9 है तो मतलब यहाँ पे 1 9 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 है तो अंडर रूट के बाहर 1 2 आ जाएगा बाहर। अब ये 4 है, अंडर रूट 4 किसका होता है 2 का, तो ये 9 2 18 और 18 2 कितने हो जाएंगे 36। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल ए बी सी, एक मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। मतलब इक्विलेटर ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब सारी की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। और ये आपका आ गया ए बी और सी। और इसने बोला P इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, जो P है ना वो सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, यहां पे P है ना, ये वाला P, ये पॉइंट P है, ये आ गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी यहाँ पे। फिर क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि जो साइड देके रखी ट्राइंगल की वो है 16 अंडर रूट 3, मतलब जो ए है, ए की वैल्यू कितनी देके रखी है 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर देके रखी है। उसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी सी, पी का डिस्टेंस बता दो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक बी सी के रिस्पेक्ट में, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना मुझे, ये वाला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको पूरा यहां तक ज्वाइन कर देता हूं, मतलब ए और यहां पे मैं कोई पॉइंट ओ रख देता हूं, ए और ओ, ठीक है। बट मुझे ओ और पी का डिस्टेंस निकालना, ओ पी का, ठीक है, या आप इसको डी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम, पहले तो मैं निकालूंगा हाइट का, हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल का फार्मूला होता है अंडर रूट 3/2 इंटू साइड,
ठीक है, √3/2 इंटू साइड, तो यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं, √3/2 मल्टीप्लाई, साइड कितनी दे के रखी है, साइड दे के रखी है 16 √3, तो ये 2 से कितना टाइम कटेगा, 2 से 8 टाइम 16, ये √3 इंटू √3, ये आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये अंडर कैंसिल हो जाते हैं आपको पता है, और 8 इंटू 3 बचा, 8 3 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ये मेरे पास क्या निकली हाइट ये मेरे पास क्या निकली है, हाइट निकली है। ये एक ट्राइंगल था, तो आपके पास ABC यहां से यहां तक निकल गया, मेरा ये पूरी हाइट है वो कितनी है 24 है। मतलब अब ये जो P है यहाँ पे क्या P है, बट मैंने जो हाइट निकाली है और A और D की निकाली, मैंने पूरी A और D की मैंने पूरा लेंथ निकाल दिया, वो कितनी है आपके पास, यहां से यहां तक जो निकली है, यहां से यहां तक ये आपकी आ गई 24। अब एक वर्ड यहां पे आ रहा है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड का मतलब यहां पे बोलता है कि जो सेंट्रॉयड होता है ना, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये नोट करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, ठीक है। 2:1 का मतलब है यहां से यहां तक ये 2 आ जाएगा और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी। बट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूरी वैल्यू निकाली है वो हमने कितनी निकाली है 24 निकाली है, बट यहाँ पे कितना है पूरा टोटल डिस्टेंस रेशियो में 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर कितनी निकाली है 24 निकाली है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू आपके पास 8 हो रही है तो आपको डिस्टेंस कहां से कहां तक निकालना था, बी और सी का, बी और सी के विद रिस्पेक्ट टू पी का डिस्टेंस निकालना, ये वाला। तो ये वाले वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू के पास कितना यूनिट है 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर आपको ए और पी का डिस्टेंस पूछ लेता, ए और पी का, तो यहाँ पे कितने यूनिट थे आपके पास 2 यूनिट थे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। और यहाँ पे 16 और 16 और 8 कितने हो जाएंगे टोटल, ये वाला डिस्टेंस 24 हो जाएगा, जिसमें से ये पार्ट कितना आ गया डिस्टेंस आपका 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाई चार्ट शोन हाउ द स्कूल फंड इज स्पेंट अंडर डिफरेंट हेड्स इन ए सर्टेन स्कूल यूजिंग द पाई चार्ट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये पाई चार्ट आपके पास दिया हुआ और आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से आपने आप बताना है कौन सा आंसर सही है। तो देखो भाई, एक मेरे पास पाई चार्ट है जिसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट है 90 डिग्री, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट है 90 डिग्री, और जो स्पोर्ट्स है वो है आपके पास 120 डिग्री, साइंस है वो आपके पास है 60 डिग्री, और आपके पास लाइब्रेरी है वो आपके पास 60 डिग्री है। तो मिसक्लिनिक्स है वो आपके पास 30 डिग्री है। याद रखना, जब भी आपके पास डिग्री में पूछा है, ये वाले आपको पाई चार्ट डिग्री दिया है और आपके पास आपको पूछा है परसेंटेज के अंदर, तो याद रखना यहाँ पे आपको पहले कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कन्वर्जन आपको मैं बता दूं तो मेरे पास आता है यहाँ पे कि मेरे पास अगर डिग्री दी हुई है, डिग्री यहाँ पे देख के रखी हुई, सॉरी डिग्री देख के रखी हुई है, तो यहाँ पे आपको किस में आना है परसेंटेज में आना है। तो याद रखना कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे पास कोई 10 डिग्री देख के रखा हुआ है, 10 डिग्री है, तो इसको मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, पहले मैं लिखूंगा 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई है। आपको पता है डिग्री है तो आपको पता है ये टोटल ये होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होती है, टोटल 360 डिग्री होती है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा 36%। तो सबसे पहले आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मानू 20% है, सॉरी 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री को मैं परसेंटेज में कैसे लाऊंगा, पहले लिखूंगा ऊपर 20, फिर लिखूंगा डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज वाला, और मल्टीप्लाई लिखूंगा टोटल डिग्री कितनी होती है भाई 360। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये आपका 6 2 कितना हो जाएगा 12, और 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 72%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास परसेंटेज दी हुई है और आपके ऑप्शन जो है वो डिग्री में है, तो परसेंटेज से डिग्री आना है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा। जैसे मैं मानता हूँ 10% है, तो 10% को मुझे क्या आना है डिग्री में, तो मैं क्या करूंगा 10%
अपॉन में टोटल डिग्री, पहले नीचे परसेंटेज लानी थी तो हम परसेंटेज 100 करते थे, अब मुझे डिग्री लानी है, डिग्री है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको परसेंटेज दे के रखी है दैट इज ये और ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2 से 5 टाइम कटेगा और 2 से 18 टाइम कटेगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 से 9 टाइम और 2 से 5 टाइम, ये आ जाएगा आपका 25/9 डिग्री, ये आपके पास निकलेगा। पता चला कैसे करना, बस अब धीरे धीरे करते हैं। क्वेश्चन इसका बोलता है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल वाज 90 लाख, ठीक है, टोटल ये खर्चे हैं स्कूल के वो कितने हुए, 90 लाख हुए। देन बताओ, देन what percent of money is spent on art and craft to that of money spent on sports। मुझे बताओ कितनी परसेंटेज जो है मनी खर्च हुई है आर्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स के, भाई स्पोर्ट्स में कितनी हुई है और आर्ट्स में कितनी हुई है, ठीक है, ये मुझे परसेंटेज बतानी है। तो कुछ नहीं है भाई, आपने देखना है पहले तो परसेंटेज कन्वर्ट कर लो डिग्री में, सॉरी जो डिग्री है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। आर्ट एंड क्राफ्ट है वो कितना 90 डिग्री है, वो कितना 90 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा 90/100 और मल्टीप्लाई बाय 360 कर दूंगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 9 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, सॉरी 9 इंटू 6 54, तो 5 कैरी हो जाएगा और 9 इंटू 3 कितना था 27 और 27 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 32 हो जाएंगे, तो ये आ गया मेरे पास 324, ठीक है। ये देखो अब अगला क्या है, अगला स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाई बाय 360, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और जब आप 36 इंटू 12 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 432, ठीक है 432। अब उसने आराम से पूछा है मेरे से, क्या क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू दैट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पहले है और यो किसके विद रिस्पेक्ट बताना, मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई आर्ट अपॉन में स्पोर्ट्स और परसेंटेज बताना मल्टीप्लाई 100 कर देना, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर कितना था मेरे पास, आपके पास 324 अपॉन में, स्पोर्ट्स में कितना है, स्पोर्ट्स में आपके पास था आपका 432 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा 75% आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखो मेथड डायरेक्ट है तो डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कर दिया आर्ट एंड क्राफ्ट का 90 डिग्री का 90 डिग्री रखा और अपॉन में क्या किया, अपॉन में 120 कर दिया, ठीक है। 90/120 और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज लानी है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये यहाँ पे क्यों किया होगा इन्होंने, ये यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपका देखो ये 100 वाला ये कैंसिल आउट होकर सीधे 90/120 कर दिए इन्होंने, डायरेक्ट 90/120 इंटू 100 कर दिया। अब देखो क्या क्या कट सकता है, ये 0 से मैं ये 0 काट सकता हूँ और 3 से काटूँ तो 3 इंटू 4 कितना था 12 और 3 इंटू 3 कितना था 9, ये 4 से कितना टाइम कटेगा 25 टाइम, 4 25 से 100 और 25 इंटू 3 कितना था 75%, ठीक है। चलो हमारा आंसर आ गया 75%। बट मेरा मेन मोटिव क्या था आपको समझाना इसमें, ये वाले कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जब आप फॉरेस्टर का एग्जाम दोगे उसमें भी आपके पास ये वाला चैप्टर है और इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो मे भी वहां पे डिग्री और परसेंटेज आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है एफिल टावर इज 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज। एफिल टावर का जो 1/5 पार्ट है वो पेंट किया गया ब्रॉन्ज से भाई, ठीक है। ये टावर है भाई, ठीक है, ठीक है। इसका बोलता है कि जो 1/5 पार्ट है टोटल का 1/5 वो है ब्रॉन्ज से भाई पेंट हो गया। फिर बोलता है कि ये बचा हुआ, मानो ये ऊपर वाला पार्ट था ये ब्रॉन्ज है, फिर बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसका 1/4 है वो पेंट किया मैरून से,
ठीक है। फिर बोलता है रेस्ट ऑफ एफिल टावर हैज ए गोल्डन कलर। अब ये बच गया, ये जो कलर है ये आपका आ गया गोल्डन कलर। और उसने बोला इफ द हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर इज 450, बोलता कि यहां से लेके यहां तक जो हाइट है जो गोल्डन कलर की वो है 450 मीटर। ठीक है। तो बोलता व्हाट इज द एफिल टावर हाइट, एफिल टावर की हाइट बताओ, टोटल हाइट। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं टोटल हमेशा लेता हूँ 100। ठीक है। एफिल टावर की मैंने मान ली कि टोटल कितनी है 100 मीटर है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नॉट क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं देखो मेरे पास टोटल हाइट है 100। अब उसमें से जो आपकी ब्रोंज पेंटिंग है वो है 1/5 पार्ट। ठीक है। उस एफिल टोटल टावर का 1/5 पार्ट जो हुआ है पेंट वो है ब्रोंज। तो मैं 1/5 पार्ट निकाल लेता हूँ इसका। ये कितना कटेगा, ये आपका 20 कटेगा। मतलब ये यहां से यहां तक की वैल्यू है वो आपके पास 20 वैल्यू आ गई कि 20 मीटर ब्रोंज कलर का पेंट हुआ है एफिल टावर का। अब देखो 100 में से अगर 20 पेंटेड हुआ है ब्रोंज का तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से 20 तो चला गया, अब कितना बचा 80 बचा। और वहां पे यही बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड विद मैरून। अब यो बचा वो पार्ट है वो कितना 80। अब बोलता है इसका जो 1/4 पार्ट है वो आपका कौन सा कलर है, उसमें कलर आ गया आपका मैरून कलर हो गया। तो मैं देख लेता हूं मैरून कलर कितना हाइट है उसकी, ये आपका कितना कटेगा 20 से। तो मतलब यहां से यहां तक की हाइट है वो भी कितनी है आपके पास, वो भी आ गई 20 आ गई आपके पास। ठीक है। पेंटेड जो हुई मैरून भी 20 मीटर पेंटेड है और ब्रोंज भी 20 मीटर पेंटेड है। अब देखो बचा कितना मेरे पास 60 बचा, मेरे पास कितना बचा यहाँ पे 60 बचा। ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा 450 बचा, हमारा कितना बचा 60 बचा। मतलब यहां से यहां तक जो मैं कर रहा था ये आपका 20, ये आपका 20, तो ये बचा आपका 60। बट क्वेश्चन के अंदर 60 नहीं ये 450 बचना चाहिए था। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो, 60 यूनिट की वैल्यू आपके पास 450 बच रही है। तो यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। दैट मीन्स एक यूनिट की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है 45/6 आ रही है। और आपको क्या निकालना था एफिल टावर की हाइट, और एफिल टावर की हाइट मैंने कितनी मानी थी 100 मानी हुई है। अगर एक यूनिट की 45/6 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आपसे 3 से कट जाएगा, ये 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और ये 15 से कट जाएगा। अब ये 2 से कितना टाइम कटेगा, ये आपका 50 टाइम कट जाएगा। और 15 × 5 कितना होता है 75 होता है। और कितने जीरो हैं, एक जीरो, तो एक जीरो लगा दिया तो आपका 750 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। देखो हमने क्या कि क्वेश्चन जो थे ना ये कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन थे, बट अच्छा था, मतलब जैसा भी क्वेश्चन था बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ये माइंड से खेलना पड़ा क्वेश्चन भाई। ठीक है। 66th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। आपको ये मतलब मैंने इसमें नहीं पहले पढ़ा चुका हूँ। मेरी वीडियोस जिसने अभी तक नहीं देखी है मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जितनी भी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी आपको पढ़ाए हुए टॉपिक्स वो सारे के सारे पढ़ लो, चाहे वो 4th क्लास के थे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट के, थोड़े मत जितने भी मतलब पढ़ लो सारे के सारे, उसी में से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना बेसिक, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना ये आप चुटकियों में करोगे ऐसे ऐसे सॉल्व। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85। अब मैं देखो 85 से ये ऑप्शन सारे के सारे कैसे करूंगा, देखो भाई 85 से अगर मैं इसको डिवाइड किया फिर इसको वो मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। तो देखो भाई मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल और नंबर के साथ खेलना सीखूंगा। 85 है तो 85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 17 × 5 लिख सकता हूं, ऐसा कि नहीं लिख सकता हूं। 17 × 5 मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है जैसे ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है जैसे 1 2 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट, ठीक है, इस नंबर का लास्ट डिजिट को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, कि जो यूनिट डिजिट है या तो वो 5 हो या तो वो 0 हो। अगर 5 होगा या तो 0 होगा, वो नंबर पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। ठीक है। आते हैं ऑप्शन पे।
यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या 5 या 0 है? नहीं है। ये कितना 9 है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ये तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया खत्म। इसने एक काम कर दिया, एक ऑप्शन हमारा क्या कर दिया? निकाल दिया भाई। अब कौन सा बचा यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल? 17 का। अब 17 का थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल है। 17 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी नंबर का लास्ट डिजिट है, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर है, 1 2 7 या 5, ठीक है, ये बोलता है कि जो भी यूनिट डिजिट है उसको तो आप पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। उसको आप क्या करो? 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये 5 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ठीक है। और जो नंबर बचे अभी उसके पीछे, जैसे 1 2 7 नंबर बचा, बस उसमें से ये नंबर, ये 25 है, ये क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 5 के ये बचे 2, 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 0, और ये बचा 1। अब हो रहा है कि ये लास्ट डिजिट है, फिर से इसको फिर से क्या करो? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10। अब 10 है तो 10 - 10 कितना हो जाएगा? 0। 10 - 10 कितना हो जाएगा? 0। तो 17 का यही बोलता है कि जो आपका लास्ट में या तो 0 आए, ठीक है, और या वो नंबर 17 से डिवाइड हो जो आपके पास बचा है ये करके, तो वो आपका नंबर पूरा का पूरा 17 से कटा। अगर वो नंबर 17 से कटा, दैट मीन्स वो नंबर 85 से भी कटेगा ही कटेगा। अब देख लेते हैं सीधे डायरेक्ट। अब ऑप्शन पे आता हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर देखो अब कैसे कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये यहाँ पे कितना 0, तो 0 को अगर मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो क्या बचा? 9998 बचा, ठीक है। ये 0 वाला खत्म। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ये भी 0 वाला खत्म, ठीक है। अब देखो मैंने बोला लास्ट को यार आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 कितना हो जाएगा? 40। नंबर कितना बचा? 999 - 40, ठीक है। तो ये आपका बचा, आपके पास कितना बचा? ये बच गया आपके पास 9, और 9 में से 4 गए, कितना बचा? 5, और ये बचा 9। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई 5 करो, मल्टीप्लाई 5 करते जाना है, ठीक है, अंटिल आपका 0 या 17 के कोई आसपास मल्टीपल ना आए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 × 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। तो आप करो यहाँ पे 95 - 45 कर दो, आपका कितना बचा? ये बचा 0, और ये यहाँ पे बचा 50, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी मल्टीप्लाई 5 कर दो। ये 5 × 0 कितना हो जाएगा? 0। तो 5 - 0 कितना बचा? 5। अब यहाँ पे ये बचा 5। अब देखो भाई, मेरा में डिविजिबिलिटी रूल बोलता है या तो वो बचना चाहिए था 0, या तो वो होना चाहिए था 17 के साथ डिवाइड, या 17 होना चाहिए था। 0 17 या 17 का मल्टीपल, ठीक है। बट ये कितना बचा? 5 बचा। अब ये 5 बचा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत, ये हमारा ऑप्शन गलत, ये मतलब फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगले में देखो भाई, ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो ये 5 × 0 0 हो जाएगा, और 9996 को अगर मैं 0 में माइनस करूं तो मेरा आंसर भी कितना बचा है? 9996। अब मैं इसको मल्टीप्लाई 5 कर लेता हूँ, ये 5 का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएंगे, ठीक है। अब 999 में से 30 निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 9 में से 0 गया तो आपके पास 9 बचा, और 9 में से 3 गए तो आपके पास कितने बचे? 6, तो ये आपके पास 9 बचा। अब मल्टीप्लाई फिर से इसको क्या कर दो? 5 से। ये 9 × 5 कितना हो जाएगा? 9 × 5 आपको पता 45 होते हैं, ठीक है। अब देखो 96 है तो 96 में 45 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई 5 कर दो। 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 है, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? भाई ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स यही तो मुझे चाहिए था, 0 आ गया। 0 आ गया तो मतलब ये 17 से नंबर कटता है, ये वाला 17 से नंबर कट गया। अगर ये 17 से कट रहा है तो ये 85 से भी पक्का कटेगा। कैलकुलेटर निकालो और देख लो जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो अदर ऑप्शन एक लास्ट बचा है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो कितना है? 99985 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा? 25। 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। 9 में से 2 गए तो कितने बचे? यहाँ पे 7, तो ये 9 9, और मल्टीप्लाई 5 के साथ करो फिर से। 5 3 15। 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2। 9 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पे? 8, और ये 9, और मल्टीप्लाई 5 कर लो। 5 2 कितना हो गया? 10, ठीक है। अब 98 में से 10 गए तो कितना बचा? 8, और ये 78, ठीक है।
78, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो आप कितने का 5 के साथ, 8 5 कितने हो जाएगा 40, ठीक है। और 7 माइनस 40 करोगे तो ये आपका माइनस में आ रहा है, जो कि नहीं हो रहा भाई पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? लग गया पता? आया मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो यार हिट लाइक बटन कर दो यार। मैं आपके लिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपके लिए लेके आ सकता हूँ, बट आप एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट करो भाई, ठीक है। वीडियो कैसे लग रही है? बीच में मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। वो देखो, टीचर से भी गलतियां होती हैं। मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ एक, ठीक है। मैं बेशक पढ़ा रहा हूँ बट मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ एक। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूँ, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 20 हैव चूज मैथमेटिक्स, ठीक है। एक 40 की क्लास है, उसमें से 20 बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज किया। 15 हैज चूजन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। अब इनमें से भी क्या हुआ कि 15 ने मैथमेटिक्स तो चूज किया बट बायो ने ही चूज की भाई, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ एवरी स्टूडेंट हैज चूज इधर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। देखो भाई, 20 मैथमेटिक्स वाले थे, उसमें से 15 वे टोटल मैथमेटिक्स हैं बट बायो चूज नहीं की, ठीक है। अब 20 टोटल हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में बोल रहा है कि 15 तो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है। और यो इन्होंने बायो नहीं चूज़ की है, जो 15 ये है इन्होंने बायो चूज़ नहीं किया है। तो बताओ भाई, जिन्होंने बायो और मैथमेटिक्स दोनों चूज़ की होंगी वो क्या हो जाएंगी? तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने या तो बायो या तो मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो भाई ये थे आज आपके साथ क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं मैंने। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, टेक केयर।